Okay, now this is chapter number 5 part 2 एम कॉमर्स, जिसमें लास्ट मैंने आपको बताया था अभी हम सिक्योरिटी इश्यूज एंड एम कॉमर्स में जो है ई कॉमर्स और एम कॉमर्स का इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे खास से समझना पड़ेगा, ये जो मैंने हाईलाइटेड कंटेंट किया है इसको आप देख रहे हो, दैट इज़ व्हाट इंटरनेट इज़ अ पब्लिक नेटवर्क। यस एग्जैक्टली, ये नेटवर्क पब्लिकली है, अवेलेबल है, सबके लिए एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्राइवेट कंप्यूटर, प्राइवेट नेटवर्क्स और दूसरे अलग अलग नेटवर्क्स हैं जो आपस में जुड़ते हैं, राइट। ये नेटवर्क्स जो हैं एक्चुअली देखा जाए तो हैं भले प्राइवेट, लेकिन दे आर अवेलेबल इन पब्लिकली। तो दिस यू कैन से यहाँ पढ़ सकते हो, दिस प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क आर एक्सपोज टू पोटेंशियल थ्रेट्स, यानी दे आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द पब्लिक नेटवर्क। यस, कहीं से भी इन नेटवर्क को एक्सेस किया जा सकता है। अब जब नेटवर्क एक्सेस होता है तो उनके ऑथराइजेशन होते हैं, प्रोटेक्शन होते हैं, सिक्योरिटीज़ होते हैं। तो ऑब्वियसली ये ऑथराइजेशन जो होते हैं, राइट, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखो, तो वैल्यूएबल डेटा और इन्फॉर्मेशन ट्रैवल्स ऑन इंटरनेट, ये आराम से मिसयूज़ किए जा सकते हैं, करप्ट किया जा सकते हैं या हैक किया जा सकता है। इन शॉर्ट, जिसमें आप हैकिंग समझते हो कि कोई डेटा अगर इंटरनेट पे ट्रैवल हो रहा है, तो वो अगर डेटा इंटरनेट पे ट्रैवल है, इजीली अवेलेबल है, तो अगर कोई हैकर यानी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलपर है उसको हैक करना चाहे तो दैट इज़ नॉट अ बिग डिफ़िकल्ट थिंग फॉर दैट पर्टिकुलर हैकर, राइट। इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी के फैक्टर्स को ध्यान से समझना। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो ई कॉमर्स एम कॉमर्स जो है ऑनलाइन कस्टमर डिटेल रखते हैं, राइट। ये कस्टमर डिटेल ऑनलाइन रहती है तो उस हिसाब से ये होता है, पॉसिबिलिटी है उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाती है। तो अब यहाँ पढ़े, ई कॉमर्स एम कॉमर्स साइट्स हैव टू कीप देयर ऑनलाइन डेटा सच एज कस्टमर पर्सनल डिटेल, देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स and many more things to save, right? They have to be aware of all the frauds that are taking place nowadays, right? तो इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, राइट, जो एम कॉमर्स और ई कॉमर्स को सिक्योर करने पड़ते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पढ़े, ई कॉमर्स एम कॉमर्स सिक्योरिटी मस्ट मीट दिस 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एज मैंशन बिलो। तो सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? कॉन्फिडेंशियलिटी ये होती है कि जो किसी चीज़ का सीक्रेट रखना और किसी चीज़ को उसको सिक्योर करना। और यहाँ पढ़ेंगे, सीक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सो दैट अनऑथराइज यूज़र कैन नॉट रीड इट। मीन्स अनऑथराइज यूज़र का मतलब ऑथराइज यानी कि जो रजिस्टर्ड है या जिसको परमिशन दी हुई है, अलाउ दिया, एक्सेस करने का परमिशन दिया हुआ है, वही उसको एक्सेस करे। जैसे हम लॉगिन पासवर्ड देखते हैं उस तरह से ना। ये यहाँ कैसे हो जाता है, कैसे मिलता है? इट इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। ना व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? डेटा इनक्रिप्ट करना और डेटा को डिक्रिप्ट करना। इनक्रिप्शन का मतलब किसी चीज़ को उसका फेस बदल देना, और डिक्रिप्ट का मतलब उसको अगेन नया वापस उसी फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में लाना। ये इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है। मैं आपको इसके लिए एक लाइव एग्जांपल देता हूँ जो मैंने एक्सेल में किया है। जनरली किसी फ्रेज़ को हम इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करके देखते हैं। जैसे अगर आपको समझना हो तो ये समझ लो कि ये एक यहाँ पे एक चीज़ है, राइट। यहाँ पे लिखा है नरेंद्र मीट मी एट सेम प्लेस, या कुछ भी लिखते हैं, राइट। टुमारो इज इंडिपेंडेंस डे। अब ये मैसेज आपने लिखा है, प्लेन मैसेज, इसको कोई भी पढ़ सकता है। दिस इज़ वेरी सिंपल, एनीवन कैन रीड इट एंड इट कैन ईजिली बी अंडरस्टूड बाय एनीवन। तो अब इसका कोड बनाना है, राइट। कोड कैसे बनाते हैं? जनरली ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। ये कोड है, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम है। यहाँ की मतलब ये एक प्राइवेट की है। दिस इज़ वन काइंड ऑफ प्राइवेट की। अगर मैं 0 लिखूँगा तो सेम मैसेज दिख रहा है। तो आप समझो, अगर 1 लिखूँगा तो क्या होता है? टी के बाद क्या लेटर आता है? यू। ओ के बाद आता है पी, एम के बाद आता है एन, ओ के बाद पी। तो एक एक ये इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे एक एक लेटर इंक्रीज़ हो गया। जहाँ स्पेस है वहाँ एक्सक्लेमेशन आ गया, जहाँ डॉट है वहाँ स्लैश आ गया। देखें, राइट। अगर 0 करूँगा तो सेम टू सेम आएगा। तो ये क्या हुआ? एक तरह से ये एक समझ लो कि डेटा ट्रैवल हो रहा है, तो उसमें अगर ये हम ओपन फॉर्म में भेजते हैं तो एनीवन कैन रीड इट। तो इसका साइफर मैसेज यानी इसको इनक्रिप्ट करना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। दैट इज़ कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी, राइट। क्रिप्टोग्राफी एक टर्म है जो एक चीज़ों को बदलने के लिए सीक्रेसी में काम आती है, ठीक है। 3 करते हैं तो कुछ और, 4 करते हैं तो कुछ और। अभी आप समझ लो कि एक मैसेज बना दिया, ये 1, तो ये की है, इस सेंडर के पास और रिसीवर के पास ही होती है। ये डेटा ट्रैवल हो रहा है, तो सामने वाला क्या रिसीव करेगा? ये डेटा रिसीव करेगा। ये डिक्रिप्टिंग मैसेज का नीचे कर रहा हूँ।
तो उसने ये रिसीव किया डेटा, तो उसको वापस डिक्रिप्ट करने के लिए उसको वापस उसकी की लगानी पड़ेगी। अब यहाँ की नंबर 1 है और यहाँ -2 लगाया, तो देखो सेम मैसेज नहीं आ रहा है। ये सब सेम मैसेज आएगा तब जब इसका रिवर्स लगेगा, 1 है और यहाँ -1 लगाते ही ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो ये इंक्रिप्शन होता है, जनरली इंक्रिप्शन। ये सिंपल छोटा सा आपको एग्जांपल बताया मैंने, राइट। तो ये यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी में वही लॉजिक लगता है। तो नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। ना इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है सिंपली जो हम डेटा ट्रैवल करा रहे हैं ऑनलाइन। अज्यूम करिए कि इंटरनेट की एक वर्चुअल वर्ल्ड है, तो जहाँ वर्ल्ड है वर्चुअल वर्ल्ड है, जैसे लोग ट्रैवल करते हैं ऐसे ही वहाँ डेटा ट्रैवल कर रहा है। तो जो डेटा ट्रैवल हो रहा है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, यानी जिसको कहेंगे कि एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक डेटा ट्रैवल हो रहा है। तो अगर डेटा ट्रैवल हो रहा है तो रास्ते में डेटा का ट्रैवलिंग में थ्रू ट्रैवलिंग दैट एक्सीडेंट इज ऑल्सो पॉसिबल। डेटा का एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो हमारा एक्सीडेंट भी पॉसिबल है, वैसे ही डेटा का एक्सीडेंट्स भी पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो वो एक्सीडेंशली क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे कोई समझ लो ऐसा ही है, सिंपल ऐसा समझ लो। तो जो लोग रियल वर्ल्ड में हैं, लाइक वी कैन से द किडनैपर्स एंड समथिंग लाइक होते हैं, जो गूंस लोग हैं, यहाँ पे भी वैसे ही हैकर्स हैं। ये लोग डेटा को मैलिशियसली करप्ट कर सकते हैं, उस डेटा को कैप्चर करके उसके अंदर मैनिपुलेट करके यानी मॉडिफाई करके उसके साथ टैम्परिंग कर सकते हैं। तो ये ना हो, राइट, ये ध्यान देना भी ये ई कॉमर्स में सिक्योरिटी का एक कंसेप्ट है। इसलिए इंटीग्रेशन में यहाँ ध्यान दिया जाता है कि एक इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुँच रही है, रास्ते में कहीं भी यानी ड्यूरिंग ट्रांजिट वो कहीं भी कुछ चेंज ना हो जाए, राइट। तो इसको बोलते हैं एक और कंसेप्ट। कैसे होता है हम देखेंगे, ये एक इशू है। तीसरा है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है, जो अभी बताया थोड़ी देर पहले, दैट इट एंश्योर्स दैट ओनली ऑथेंटिक यूजर्स आर अलाउड टू यूज़ द सिस्टम। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा आया और सिस्टम को यूज़ कर लिया। ऑथेंटिक यूज़र का मतलब यहाँ पे देखो दिया है कि लॉगिन एंड पासवर्ड वन ऑफ द वेज टू अचीव दिस काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन। जहाँ हम लॉगिन और पासवर्ड देते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती है, राइट। सो नेक्स्ट है नॉन रिप्यूडिएशन। नॉन रिप्यूडिएशन क्या होता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नॉन रिप्यूडिएशन? यहाँ पे हम देखें, लिखा है इट एंश्योर्स दैट द सेंडर ऑफ द मैसेज कैन नॉट डिनाई दैट ही और शी हैज सेंड द मैसेज। रिमेंबर वन थिंग, समझो कि अभी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ जो आगे भी इस चैप्टर में आगे होगा, उसी चीज़ का मैं अभी आपको अभी आंसर दे देता हूँ। समझ लो कि दो पार्टी आपस में डील कर रही है। एक पार्टी ऑर्डर दे रही है दूसरी पार्टी को, यानी दिस इज़ व्हाट समथिंग आई कैन से इन सिंपल वर्ड्स। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को ऑर्डर देता है। तो ऑर्डर कैसे देते हैं? ऑर्डर देते हैं ओवर फ़ोन पे ऑर्डर किया जाता है, सामने वाला उस ऑर्डर को रिसीव कर रहा है, राइट, और अकॉर्डिंगली वो उसको माल भेज देता है ना। एक सिचुएशन को समझते हैं। सपोज के एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑर्डर किया थ्रू ईमेल। अब थ्रू ईमेल उसने उसको ऑर्डर किया, तो अब सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन तो हो गया, लेकिन डिलीवरी टाइम पीरियड यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी है। सपोज के एक ऑर्डर को पूरा करने के लिए उस पार्टी को डिलीवरी करने के लिए समवॉट 15-20 दिन, 1 महीने का टाइम लग जाता है। कभी कभी होता है मैन्युफैक्चरिंग में टाइम टेकिंग प्रोसेस वाले होते हैं। अब 1 महीने के ड्यूरेशन में क्या होता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जो ऑर्डर उसने किया है उस रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद फिनिश गुड या जो भी मटेरियल है उसका रेट डाउन हो जाता है, ऑलमोस्ट 50% जितना डाउन हो जाता है। अब जो जिसने ऑर्डर किया और वो जो ले रहा है, अब वो ऑर्डर लेने से मना कर रहा है, बोला नहीं आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस क्योंकि मैंने ऑर्डर किया ही नहीं था, राइट। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो ऑर्डर देने वाला है वो सीधा मुकर जाता है कि मैंने ऑर्डर किया ही नहीं था। नाउ व्हाट इट मीन्स, ये तो एक तरह से देखा जाए तो झूठ है। अब वो कैसे प्रूव करेगा? अगर वो सेंडर जिसने ऑर्डर दिया पार्टी को, राइट, तो पार्टी क्या करेगी, यार देख तो ऑर्डर दिया है, तेरा मेल मेरे पास है, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस ऑर्डर, अदरवाइज क्या होगा, मैं लीगल एक्शन लूँगा। तो अब सोचो कि लीगल सिचुएशन आ गई। अब लीगल सिचुएशन आ गई तो लीगलिटीज़ में जो टर्म्स होते हैं साइबर लॉस के अंदर, राइट, यहाँ पे अगर वो साइबर लॉस में जाएगा तो जिसने ऑर्डर दिया था वो अपने सीधा बोल सकता है मैंने अपनी आईडी से ईमेल किया ही नहीं है, किसी ने मेरा ईमेल हैक कर दिया था, राइट। तो उसके अगेंस्ट में कोई भी साइबर क्राइम नहीं बनेगा। तो अब सेंडर को ये प्रूव कैसे करना होगा कि भाई ये जो चीज़ है ये तो इसके ईमेल आईडी से ही है। वो बोलेगा हाँ ईमेल आईडी मेरी है, बरोबर है, लेकिन वो हैक थी, पर मैंने ऑर्डर दिया ही नहीं था, राइट। इस तरह से वो साइबर क्राइम वाले इसके अगेंस्ट में कोई केस नहीं ले सकते। तो ऐसी सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या?
ऐसी सिचुएशन का सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, दैट इज़ अ सिंपल सॉल्यूशन गिवन बाय द डिजिटल सिग्नेचर। एक डिजिटल सिग्नेचर करके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों तरह से दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक सॉफ्टवेयर भी होता है डिजिटल सिग्नेचर, एक हार्डवेयर डिवाइस भी होता है लाइक अ पेन ड्राइव, वो भी डिवाइस भी होता है। उसके अंदर क्या होता है, कुछ ऑथराइज्ड गवर्नड पार्टीज़ के थ्रू थर्ड पार्टीज असाइन होती है, स्पेशल एजेंसीज होती हैं जिनको ये परमिशन दिया जाता है कि दे कैन इशू द डिजिटल सिग्नेचर टू द बिजनेस डीलर्स, जो भी बिजनेस डील करते हैं। इवन आप और मैं भी ले सकते हैं, बट उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स हमको फुलफिल करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बाद हम अपने डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ कर सकते हैं। वो डिजिटल सिग्नेचर ऐसा होता है कि अगर आपने उस डिजिटल सिग्नेचर को ईमेल के साथ अटैच किया है तो वो ईमेल के अंदर एक पर्टिकुलर कोड आ जाता है, और वो कोड तभी खुलेगा जब आपकी, देखो डिजिटल सिग्नेचर के दो हिस्से होते हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इन क्रिप्टोग्राफी में दिखाया, राइट। उसमें भी एक की था और प्राइवेट की था और पब्लिक की था। पब्लिक की सबको दिखता है, प्राइवेट की, राइट, जब तक आप प्राइवेट की नहीं लगाओ, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया +2 और -2 का एग्जाम्पल दिखाया, जैसे ही -2 लगाया तो मैसेज वापस डिक्रिप्ट हो गया। ऐसा ही डिजिटल सिग्नेचर होता है, जब आप ईमेल लगाते हैं, ईमेल भेजते हैं, उसमें डिजिटल सिग्नेचर अटैच करते हो, पब्लिक की सबको दिख रहा है, लेकिन वो की प्राइवेट वाली की उसी को होगी जिससे सेंड किया है। तो जिस एजेंसी ने दिया है, अगर वो उसके पास जाएगा कि भाई इसमें इसकी प्राइवेट की लगा के देखो, तो जैसे ही वो लगाएंगे एग्जैक्टली वो फिर डिक्रिप्ट हो जाएगा, और इस हिसाब से ये प्रूव किया जाएगा कि ये मेल ऑथेंटिकेटेड है। लेकिन बिना डिजिटल सिग्नेचर का अगर मेल भेजा गया है तो ऑथेंटिकेशन में इशू आएगा, तो साइबर क्राइम उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। तो नॉन रिपीटेशन को कैसे कवर करना होता है, दैट इज कवर थ्रू द डिजिटल सिग्नेचर। ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड नाउ, क्या है इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब इंटरनेट है तो इंटरनेट में भी काफ़ी सारी थ्रेट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला जो थ्रेट है, राइट, वो है मलिशियस कोड। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मलिशियस कोड? रिमेंबर, कोड का मतलब क्या होता है? कोड मतलब होता है सिंपल प्रोग्राम। जनरली आपने सुना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रोग्राम, तो ये क्या चीज़ें होती हैं? ये होती हैं जनरली हम छोटे छोटे प्रोग्राम लिखते हैं, राइट, छोटे बड़े काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हो जाते हैं, फिर सॉफ्टवेयर होते हैं, छोटे प्रोग्राम, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते वही हैं, सब खाली लेवल के अलग अलग हैं। इनको हम जनरली सारे के सारे चीज़ें करते हैं थ्रू कोडिंग। तो यहाँ लिखा है मलिशियस कोड। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मलिशियस कोड? एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, राइट, जो आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। जनरली आप इसको जानते हो, इनके लिए आप इनको एक वर्ड यूज़ करो, दैट इज कॉल्ड वायरस। वायरस का भी एक फुल फॉर्म है। वायरस अपने आप में एक फुल फॉर्म है, इसका मतलब है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वाइटल इंफॉर्मेशन का एक प्रोग्राम कोड, राइट, एक हैकर या कोई भी प्रोग्रामर एक क्रिएट करता है, राइट, और आपके सिस्टम के अंदर उसको छुपा देता है। फिर छुपाने के बाद क्या होता है, वो आपके सिस्टम को अलग तरह से डिस्टर्ब करता है, या आपके सिस्टम से डेटा चुरा करके जो जिसने कोड बनाया उसको भी बेच सकता है। तो मलिशियस कोड का मतलब ये होता है कि इट्स काइंड ऑफ अ वायरस, राइट। ये वायरस क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपके ईमेल में अटैचमेंट में आता है, कई बार आपको कोई मैसेजेस आते हैं, राइट, कई बार आपके फाइलों को डिलीट कर देता है, सिस्टम को हैक कर लेता है, राइट, आपके फाइलों को करप्ट कर देता है। ये अलग अलग चीज़ों से इफ़ेक्ट करता है, राइट। इसमें नेक्स्ट थ्रेट है स्निफिंग। रिमेंबर, स्निफिंग का मतलब क्या होता है जनरली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्निफिंग? स्निफिंग जनरली जिसको हम सूंघना बोलते हैं, जैसे ऐसे सूंघते हैं, लाइक ना, ये सूंघने का सॉफ्टवेयर क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूंघना? स्निफिंग कहाँ काम आता है? यहाँ जैसे आपने सुना होगा स्नाइफर स्क्वाड, पुलिस वालों के पास सूंघने वाले कुत्ते होते हैं, तो कंप्यूटर वालों के पास सूंघने वाले कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट। तो सेम काइंड ऑफ थिंग, डेफिनेटली ये वही काम करते हैं। स्निफर इज अ प्रोग्राम दैट यूजेस इंटरनेट टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन दैट पासेस थ्रू अ कंप्यूटर और राउटर इन ट्रांजिट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। समझो इसका मतलब क्या है, कि ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो इंटरनेट में डेटा ट्रैवल करता है आपके कंप्यूटर से या राउटर से। रिमेंबर, राउटर आपको पता ही होगा कि आपका नेटवर्क कनेक्ट करता है इंटरनेट से, तो जो डेटा निकल रहा है आपके सिस्टम से वो इंटरनेट पे जा रहा है। तो इंटरनेट पे जा रहा है तो क्या होगा, इस डेटा को जब राउटर से या कंप्यूटर से निकालते हो तो यूजिंग अ स्निफर प्रोग्राम लाइक अ टैपिंग द टेलीफोन, राइट, किसी को टेलीफोन को टैप कैसे करते हैं, राइट, वैसे ही स्निफर प्रोग्राम से होते हैं कि जो आपका डेटा जा रहा है उस डेटा के निकल जाते हुए, क्योंकि आपके ईमेल मैसेजेस होते हैं, लॉगिन आईडीज़ होते हैं, क्रेडिट कार्ड के नंबर होते हैं, बैंक अकाउंट नंबर होते हैं, ये काफ़ी सारा डेटा जब आपके सिस्टम से निकल रहा है तो जा कहाँ रहा है? मैंने पहले ही बताया, डेटा ट्रैवल होता है, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये जा रहा है इंटरनेट पे ऑनलाइन,
जब ऑनलाइन जा रहा है तो स्निफर सॉफ्टवेयर होते हैं जिस डेटा को सूंघ सकते हैं यानी रीड कर सकते हैं, इसलिए इसको स्निफिंग टर्म कहा गया है। तो ये एक और थ्रेट है इंटरनेट के लिए, राइट। अब नेक्स्ट है थ्रेट है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। दैट इज़ नथिंग बट द डॉस अटैक, जिसको हम सिंपल कह सकते हैं डॉस अटैक। नाउ ये क्या होता है, राइट इसमें ये होता है कि देखो क्या लिखा है, DOS इज एन अटैक यूजर टू शट डाउन अ मशीन और नेटवर्क मेकिंग इनएक्सेसिबल टू द इंटेंडेड यूज़र। यानी अगर मैं एक नेटवर्क को जाम करना चाहता हूँ, मैं एक चाहता हूँ कि मैं अपने कंप्यूटर से कुछ कोड लिखूँ, राइट, कि कोई वेबसाइट है या कोई अपना कंप्यूटर चला रहा है या उसके वहाँ पे बहुत सारे डेटा ऐसे भेजूँ, राइट, तो क्या होगा, इसको हम कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। मतलब आप कंप्यूटर चाहते हुए भी क्या नहीं चला पाओगे, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर के जो CPU है वो CPU बिजी हो जाएगा डूइंग द डिफरेंट टास्क, लेकिन टास्क आप तो दे ही नहीं रहे हो, वो टास्क हो रहा है कोई डॉस अटैक के थ्रू। यानी ऐसे काफ़ी सारे जंक मैसेजेस, जंक मेल, जंक डेटा, काफ़ी सारा जंक डेटा फ्लो होगा, राइट, आपके सिस्टम पे। तो आपका सिस्टम जो होगा वो स्लो हो जाएगा, एकदम स्लो हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होता है, पूरा का पूरा नेटवर्क जो होता है जाम हो जाता है। अगर आप पढ़े तो क्या लिखा है, बाय टारगेटिंग द यूजर्स कंप्यूटर और इट नेटवर्क कनेक्शन और द साइट विच आर द यूजर ट्राइज टू एक्सेस, एन अटैकर मे बी एबल टू प्रिवेंट द यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग ईमेल, राइट। अगर अटैकर आएगा आपको ईमेल को एक्सेस करने को रोक देगा, अगर आपको फ्लड कर देगा डेटा के थ्रू, राइट, एक्सेसिंग वेबसाइट, एक्सेसिंग ऑनलाइन अकाउंट, right, banking services, right, rely on affected computer. The users are flooded with hundreds and thousands of messages that create traffic problem on network। देखा जो कहा वही, कि पूरे ऐसे जंक मैसेजेस आएंगे जो आपके नेटवर्क के ट्रैफिक पे हजारों मैसेज आएंगे। अब ये हजारों मैसेज सिस्टम के थ्रू, एक हैकर के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू आते हैं, राइट। ऐसा हजारों हम अगर मैन्युअली करने बैठेंगे तो हमसे नहीं होगा। ये हजारों मैसेज पॉसिबल है थ्रू ओनली कंप्यूटर स्पीड। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये वायरस ही है, इसको हम कहते हैं डॉस अटैक यानी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। नाउ नेक्स्ट है साइबर वेंडलिज्म। हाँ, वेंडलिज्म एक ऐसी टर्म है, राइट, जिसमें जनरली कहें कि यहाँ पे क्या है, अगर मैं बोलूँ कि एक तरह से कहें, पढ़ो इसका क्या लगे, साइबर वेंडलिज्म इज इलेक्ट्रॉनिक डीफेसिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग वेब पेज। यानी इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डीफेसिंग, यानी एक वेब पेज है, उस वेब पेज का बहरूपिया, यानी सेम टू सेम पेज, क्लोन्ड मैसेज, क्लोन पेज हो, आपके सामने रखा जाएगा। एन अटैकर रिप्लेसेस द वेबसाइट ओरिजिनल कंटेंट विथ हिज ओन कंटेंट, राइट। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी वायलेशन। यानी आपकी वेबसाइट होगी, राइट, आपकी वेबसाइट पे क्या होगा, आपकी वेबसाइट आपकी है, लेकिन कंटेंट सारा का सारा अटैकर ने रख दिया है, उसको पूरा रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि एक तरह से सिस्टम को हैक किया गया है और पूरी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट वो दिखा रहा है जो कंटेंट अटैकर दिखाना चाहता है, आपकी वेबसाइट नहीं होगी। शायद कभी सुना होगा आपने, बीच में ऐसे इंडियन वेबसाइट्स पे काफ़ी सारा अटैक हुआ था पाकिस्तानियों की तरफ से, चाइनीज़ साइट हैकर्स की तरफ से, कि दिस वेबसाइट इज़ हैक्ड बाय पर्टिकुलर थिंग, या फिर उसमें कुछ भी ऐसे मैसेज आ जाते हैं। तो आप जब वेबसाइट लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन तो बराबर लिख रहे हैं, लेकिन मैसेजेस कुछ और आ रहे हैं। मैसेजेस जो आ रहे हैं वो वेबसाइट के कंटेंट नहीं है, वो कंटेंट हैक्ड किए थे और हैकर्स ने डाले थे। नाउ ये नेक्स्ट है स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब सिंपल होता है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे टोटली डुप्लीकेट करना या बहरूपी बना जाना। देखो, स्पूफिंग और मास्कुरेडिंग इज प्रिटेंडिंग टू बी समवन यू आर नॉट। यानी कोई आपको बोले कि भाई मैं ये एक्स पर्सन हूँ, जो कि वो एक्चुअली है ही नहीं, राइट। और रिप्रेजेंटिंग अ वेबसाइट एज एन ऑथेंटिक व्हेन इट इज़ एक्चुअली अ फेक। यानी एक एग्जांपल समझो कि एक वेबसाइट है xyz.com, जो ओरिजिनल वेबसाइट है, उसकी जगह पे कोई और xyz.com करके दिखाता है, राइट, बोले कि मैं ओरिजिनल xyz.com हूँ, तो आपको लगेगा कि हाँ, दिखने में सब कुछ यही है, सब कुछ वही है, राइट। स्पूफिंग, दैट इज़ पॉसिबल स्पूफिंग, इसको स्पूफिंग कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में अगर बोलूँ कि कोई बैंक की साइट है, आप अपने बैंक में अकाउंट में लॉगिन करते हो, आप रेगुलरली लॉगिन करते हो, अचानक ऑल ऑफ सडन वेबसाइट दिखने में बिल्कुल सेम है, आप लॉगिन कर रहे हो, आईडी पासवर्ड डाल रहे हो, लेकिन आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअली उस साइट पे हो ही नहीं, आप उसकी साइट हैक हो गई और आपके सामने उसको बदल दिया गया है। तो जब आपकी साइट वो है ही नहीं, तो आपने जो आईडी और पासवर्ड दिया है, तो उसने आपका आईडी और पासवर्ड ले लिया, और जो एक्चुअली उसकी साइट है वहाँ पे जाके उस आईडी और पासवर्ड को एक्सेस कर लेता है, और अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट के थ्रू जो भी चीज़ें वो प्रोसेस करना चाहे वो कर सकता है। इट इज़ कॉल्ड स्पूफिंग। देखो क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एन अटैकर कैन क्रिएट अ फेक वेबसाइट दैट इज़ www.gsvan.co.in, एग्जाम्पल के लिए है।
तो ये क्या है, इस वेबसाइट के लिए इन्होंने एक कुछ नहीं, उन्होंने आईपी एड्रेस को अपना एक आईपी एड्रेस खाली बदल दिया। फॉर द रियल वेबसाइट उन्होंने आईपी एड्रेस बदल दी, और डेटा जो आईपी एड्रेस का मतलब होता है लोकेशन, तो इस डेटा को जो जनरली जहाँ जाना चाहिए वहाँ से वहाँ जा नहीं रहा है, दूसरी जगह चला जाता है। तो इस तरह से ये स्पूफिंग होता है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या, काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं। वन ऑफ द फर्स्ट इज़ दैट, यहाँ सिक्योरिटी मेजर में सबसे पहले बताया है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक एंटी कोड होता है, जैसे एंटीडोट होता है किसी भी बीमारी का, तो यहाँ भी वायरस का मतलब एंटीवायरस है। एंटीवायरस मतलब कुछ नहीं, एक कोड है, उस मैलिशियस कोड को डीकोड करने के लिए, यानी नॉर्मलाइज करने के लिए। उस पर्टिकुलर कोड को जनरली अगर आपको वापस नॉर्मलाइज करना है तो उस हिसाब से आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। नाउ सिर्फ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होने से मतलब काम नहीं होता है, रेगुलरली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को क्या होना चाहिए, इसको रेगुलरली टाइम टू टाइम अपडेट भी करना पड़ता है, क्योंकि रोज़ के रोज़ हज़ारों वायरसेस मार्केट में आते हैं। तो ये जो मार्केट्स में ये वायरसेस आते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए सामने इस एंटीवायरस कंपनी को नए नए कोड भी लिखने पड़ते हैं ताकि वो एंटी कोड लिख पाए। तो नए जितने वायरस आएंगे उसके लिए नए एंटी कोड लिखने पड़ेंगे, इसलिए रेगुलरली एंटीवायरस हमको अपडेट भी करना पड़ता है। नाउ एंटीवायरस से क्या होता है ये थोड़ा देख लेते हैं, और साथ में वायरस का क्या है ये हाईलाइटेड कंटेंट आप पढ़ सकते हो, जैसे मैंने दिया है। अब अपनी नोट टेक्स्ट में भी हाईलाइट करो। A system without antivirus software can easily be targeted by malicious code within a short span of time on internet। अगर आप बिना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के इंटरनेट चला रहे हो तो आपका सिस्टम एकदम वनरेबल है। दैट इज़ वेरी इजी, दैट कैन बी अटैक्ड ऑन योर सिस्टम, राइट। द इन्फेक्शन मे बी सिंपल एज कॉजिंग स्ट्रेंज नॉइसेज, पॉपअप्स एंड other annoying things on the system. It may delete the files, slow down the system, or else can damage the hardware or destroy the entire computer system. Yes, these are the hazardous risk on the internet without using the antivirus software. अगर एंटीवायरस नहीं है तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो यहाँ लिखी हैं। तो ये क्या है, वायरस नॉट ओनली रिप्लिकेट्स इटसेल्फ विद इन द सिस्टम बट कैन ऑल्सो स्प्रेड टू अदर सिस्टम बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ द यूजर्स ईमेल एंड सेंडिंग आउट द कॉपीज ऑफ इटसेल्फ टू दोस इन द यूजर्स कॉन्टैक्ट लिस्ट। यानी एक बार अगर सिस्टम में आपके वायरस आ गया तो आपके ईमेल को एक्सेस करके जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेल्स होंगे, राइट, जितने भी फ्रेंड लिस्ट में आपके मेल आईडीज होंगी, जिनके भी आई होगी, उन सब तक भी अपने आप को भेज सकता है विदाउट नोइंग दैट हाउ इट इज़ पॉसिबल। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ये कोड लिखने पड़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इन चीज़ों को करने में। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। एंटीवायरस के बाद में देखो इसके देखेंगे तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज क्रिटिकल टू बी इंस्टॉल्ड एंड केप्ट अपडेटेड रेगुलरली ऑन द कंप्यूटर। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा आपको रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है। तो एंटीवायरस आई होप यू आर ऑल आवर अवेयर। जैसे मैंने कहा कि एक बुक में तो काफ़ी पुराना कंटेंट है और आजकल तो हम काफ़ी सब लोग यूज़ करते, तो सेफ्टी को जानते भी हैं आप लोग। नाउ नेक्स्ट है फायरवॉल। तो व्हाट इज़ अ फायरवॉल? फायरवॉल इटसेल्फ आप नाम पढ़ो, अगर इसको ट्रांसलेट करो तो फायर का मतलब आग, वॉल मतलब दीवार। तो क्या इसका मतलब आग की दीवार, राइट? तो ये क्या मतलब निकलता है इसका? Now what is the meaning of this? Now let us see. This can be a software, this can be a hardware as well. You can see companies having their own websites have to control the access to the network services both inside and outside. यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, ये LAN है और WAN है। LAN मतलब होता है कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क, WAN मतलब होता है पब्लिक नेटवर्क। यहाँ इंटरनेट को वाइड एरिया नेटवर्क में बताया है, या LAN को लोकल एरिया। ये एरिया में कंपनी का खुद का प्राइवेट नेटवर्क है और ये एरिया में इंटरनेट है जो एक पब्लिक नेटवर्क है। बीच के अंदर आप बीच में देखो ये फायरवॉल है। तो ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों के रूप में आ सकता है, राइट। देखते हैं यहाँ क्या है, इसको देखते हैं क्या बोला गया है। दिस इज अ नेटवर्क प्रोटेक्शन बैरियर बिटवीन द कंपनीज नेटवर्क एंड द आउटसाइड वर्ल्ड इज अ फायरवॉल, राइट। A firewall is a device, a computer or a router placed between the network and the internet to monitor and control the traffic between the company's local network and outside network. It ensures that the company's crucial data is kept safe and not accessed by the intruders. Firewall access करना सबके लिए नहीं होता easy. That is a very important part that cannot be accessed by any unauthorized person. इसके लिए authorized person ही entry कर सकता है, राइट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखो। अ फायरवॉल प्रोटेक्ट्स द लोकल नेटवर्क अगेंस्ट व्हाट? ईमेल सर्विस दैट समटाइम क्रिएट प्रॉब्लम्स। वो प्रोटेक्ट करता है कि ईमेल सर्विस एक्सेस ना हो पाए। अनडिजायरेबल मटेरियल लाइक फोटोज़ वीडियोज़ एंटरिंग इन द लोकल नेटवर्क में वो फोटो वगैरह नहीं आने चाहिए। अनऑथोराइज पर्सन गेनिंग एक्सेस टू द लोकल नेटवर्क वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। अनऑथोराइज डेटा और इन्फॉर्मेशन लिविंग द कंप्लीट नेटवर्क, यानी कोई यहाँ से बाहर ना जाए वो भी देखना होता है। ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड टू द लोकल नेटवर्क, यानी एक तरह से इंटरनेट से ट्रैफिक अंदर नहीं आना चाहिए।
प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक, यानी फायरवॉल है तो आपको नेटवर्क अटैक के ये सारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट है डिजिटल सर्टिफिकेट। जैसे मैंने कहा डिजिटल सर्टिफिकेट भी एक तरह से वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए है। तो ये डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है? डिजिटल आईडी होती है, राइट। ये यूज फॉर आइडेंटिटी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, जस्ट एज वी हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस और अ पासपोर्ट टू प्रूव आवर आइडेंटिटी इन अ रियल वर्ल्ड। With a digital certificate, we can assure that business organization, online service, and the friends of the electronic information received from us are authentic. राइट, ये एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी इशू करती है, राइट। द थर्ड पार्टी हु इश्यूज द सर्टिफिकेट नोन एज CA यानी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, राइट। ये किसके नाम पे होता है? कंटेन्स द नेम, होल्डर ऑफ द नेम, सीरियल नंबर, एक्सपायरेशन, अ कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर्स पब्लिक की विच इज यूज फॉर एनक्रिप्टिंग मैसेज एंड डिजिटल सिग्नेचर्स and the digital signature of the certification authority so the receiver can verify that the certificate is real. ये एक्चुअली क्या होता है? ये हम अपनी वेबसाइट्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं। वेबसाइट्स को डिजिटली सर्टिफाई कराई जाती है कि ये वेबसाइट सेफ़ है, इजीली एक्सेसिबल है एंड रजिस्टर्ड है, इसमें कोई इशू नहीं है, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से ये होता है। अब क्रिप्टोग्राफी मैंने जैसे आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल भी बताया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टोग्राफी से हम प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट बनाते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सेल में दिखाया, जिसमें एक सीक्रेट की होती है, यूज़ करके हम डिक्रिप्ट करते हैं मैसेज, और डिक्रिप्शन इसका रिवर्स प्रोसेस है जो वापस इनक्रिप्ट करके वापस नॉर्मली करने के लिए आता है। तो ये यूज़ क्या काम करता है? जैसे अभी आप एग्जाम्पल देखो, यहाँ आपको वही एग्जाम्पल दिया है जो मैंने अभी आपको एक्सेल में दिखाया। मैं आपको फिर से दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है, राइट, लेट मी ओपन इट। तो यहाँ इसका कुछ लिखा हुआ है, हाउ आर यू, राइट। यहाँ पे वही लिख देते हैं हम, HOWARYOU। अब यहाँ पे की लगाते हैं 1, तो की लगाया 1 तो देखो IPX BSF ZPV वही आया, ये साइफर बना। अब ये फॉरवर्ड करते हैं इधर, और मैंने यहाँ की लगाई -2, तो वापस से ये नहीं हुआ। जब तक मैं ये सेम की नहीं लगाऊंगा तब तक ये डिक्रिप्ट नहीं होगा। देखिए, ओके, इट इज़ लाइक दिस। तो ये इंक्रिप्शन प्रोसेस होता है। जनरली हम क्या करते हैं, किसी प्रोसेस को एक सीक्रेट मैसेज बनाने के लिए इस तरह का यूज़ किया जाता है। तो ये कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है काफ़ी जगह पे, राइट। स्पेशली आप देखो यहाँ पढ़ो क्या लिखा है कि डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड वाया नेटवर्क लाइक इंटरनेट और ई-कॉमर्स, मोबाइल टेलीफोन, ब्लूटूथ डिवाइस एंड बैंक ATMs, राइट। कि आप जैसे चीज़ें करते हैं तो वहाँ डेटा इंक्रिप्शन होता है। आप जो यूज़ करते हो इंक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा होना चाहिए। नेक्स्ट है SSL। दिस इज व्हाट द जनरली SSL का मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर। नाउअडेज एवरी यूजर सेंड्स द वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा फ्रॉम ईमेल टू द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। द यूजर वांट्स टू दिस डेटा टू बी प्रोटेक्टेड। अब ये कैसे पता चलेगा SSL प्रोवाइडेड है या नहीं? तो सिंपली क्या होता है, किसी भी साइट पे, ये साइट पे आगे होता है HTTPS लिखा होता है और ये लॉक का साइन होता है। ये लॉक का साइन और HTTPS जब आप देखते हो किसी साइट पे, राइट, यहाँ पे, तो ये साइट जो है, राइट, कह सकते हैं कि SSL सिक्योर्ड है। ये पहले HTTP होता था, अभी HTTPS आ जाता है, राइट। तो ये कहाँ से आता है? ये SSL लेयर होता है, दैट्स सिक्योर सॉकेट लेयर। ये कहाँ से आता है? ये एक कंपनी है, राइट। ऐसी कंपनी थर्ड पार्टी कंपनी होती है, तो वो थर्ड पार्टी कंपनी इसको इशू करती है, राइट। इट वॉज डेवलप्ड बाय नेटस्केप। ये आप हाईलाइटेड कंटेंट देख लेना, पढ़ लेना, MCQ क्वेश्चंस के लिए काफ़ी काम आएगा, राइट। ड्यूरिंग दिस ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन ऑल द इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज इन सिक्योर्ड मैनर यूजिंग SSL, राइट, बाय एनक्रिप्टिंग ऑल द मैसेजेस। जो इंक्रिप्शन अभी मैंने आपको बताया, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, राइट। टू आइडेंटिफाई वेदर द साइट इज सिक्योर्ड और नॉट, अ सिक्योरिटी लोगो इज प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। इफ अ साइट सिक्योर्ड बाय वेरीसाइन कंपनी है जो सिक्योरिटी का लोगो लगाती है, या HTTPS अगर आप देखेंगे रादर देन HTTP की जगह HTTPS लिखा होगा, तो आप समझ जाओगे कि SSL है ना। अभी स्टूडेंट्स ये एक और चीज़ है कि ये समझना है कि लीगल इश्यूज़ होते हैं ई-कॉमर्स और एम-कॉमर्स में। लीगल इश्यूज़ का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू प्रोप्राइटरी, यस, प्रोप्राइटरी वर्ड कहना सही रहेगा। कि यहाँ पे सब लोग यहाँ इसमें हाईलाइटेड कंटेंट को पढ़ेंगे तो ख्याल आए तो एवरी नेशन हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। द मेजर चैलेंजेस आर रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एग्जैक्टली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो फिजिकली अवेलेबल नहीं होती है, देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी इंटेलेक्चुअल यानी कि किसी ने अपने दिमाग का यूज़ करके उस प्रॉपर्टी को क्रिएट किया है। सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो किसी ने म्यूज़िक नोट्स बनाए, तो म्यूज़िक नोट्स बनाए तो उसका कोई नोट्स नहीं होते, वो फिजिकली दिखते नहीं, हम म्यूज़िकली म्यूज़िक सुनते हैं। तो अब जो म्यूज़िक सुन रहे हैं, जो बजा रहा है, उसने खुद क्रिएट किया है या कहाँ से कॉपी किया है, उसको कैसे प्रूव करेंगे, राइट। अगर खुद क्रिएटर है तो
वो प्रूव करने के लिए उसको पहले अपने आप को अपने नोट्स को रजिस्टर कराना पड़ता है कहीं, उसको बोलते हैं जनरली कॉपीराइट्स। जब वो कॉपीराइट्स आ जाते हैं तो म्यूज़िक का ओनर, वो डेवलपर, वो क्रिएटर हो जाता है जो उसको बना रहा है। अगर वो क्रिएट कोई और कर रहा है और कोई दूसरा म्यूजिशियन उसको सुन रहा है और उसको वो धुन समझ में और पसंद आ जाती है और उस बनाने वाले से पहले वो वापस उसको जाके खुद रजिस्टर करा लेता है, तो क्या होगा, टेक्निकली और लीगली जो पहले रजिस्टर करा रहा है उसके लिए ये राइट्स उसको इश्यू हो जाएंगे। तो ये जो है काफ़ी इश्यूज़ हैं, ये काफ़ी सारे लीगल मैटर्स हैं जिसमें ये सारे आईटी लॉस वगैरह फ्रेम किए गए हैं गवर्नमेंट की ओर से। इस लॉ को क्रिएट करने का कारण था कि भाई इस तरह के प्रोटेक्शन है, इस तरह से फ्रॉड ना हो। लेकिन फिर भी ये काफ़ी सारे इश्यूज रहते हैं, अभी भी रहते हैं, ग्लोबली रहते हैं। इसकी काफ़ी सारी साइट्स हैं जिनमें आप चेक कर सकते हो कि ऐसा कोई कंटेंट जो हम सोच रहे हैं, बना रहे हैं, कहीं किसी ने पब्लिकली उसको कॉपीराइट कहीं एक्ट में डाल तो नहीं दिया और मैं मेहनत कर लूँ। और सेम हो सकता है कि मैं भी कुछ ऐसा चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ जिसको मुझे उसको पब्लिक में डालना है और कॉपीराइट करवाना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्रिएट करने से पहले किसी ने ऑलरेडी उसको क्रिएट करके वर्ल्ड लेवल पे कॉपीराइट बना लिया और आप मेहनत करके उसको बनाओ और बनाने के बाद पता चले वो तो पहले से ही कॉपीराइटेड है, फिर आपको कॉपीराइट के इशू में फंसना पड़े। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, तो इसको कैसे सिक्योर करते हैं इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, यहाँ पे इन्होंने दिया है। सबसे पहले कॉपीराइट एक्ट है जिसमें जो मैंने कहा कि आप अपना कंटेंट बना रहे हो, राइट, उसको कॉपीराइट करवाना पड़ता है। तो कॉपीराइट क्या लिखा है, कॉपीराइट प्रोवाइड्स द ऑथर टूल टू प्रोटेक्ट हिज और ओरिजिनल वर्क फ्रॉम बीइंग यूज्ड बाय अदर्स विदाउट परमिशन। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर टू बुक्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड आर्टिकल्स, राइट। जैसे बुक कोई लिख रहा है तो बुक कॉपीराइटेड कंटेंट है कि नहीं है, बुक जिसने लिखी है उसने किसमें से कॉपी किया है कहीं। तो इसलिए जब भी कोई बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें रेफरेंसेस होते हैं, फॉरवर्ड लिखा होता है, वो सारे के सारे हमको रेफ़र करने पड़ते हैं। एज़ पर नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हमको सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद में जाके उसका कॉपीराइट मिलता है कहीं। नेक्स्ट है टीएम यानी ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क होता है, एसएम होता है, टीएम होता है, एसएम होता है, आर होता है। ये क्या होता है, एक जनरली आप देखेंगे तो स्पेसिफिकली कोई लोगो से ही पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ का है। आपने देखा होगा, जैसे अगर शूज़ की बात करें तो नाइकी का शूज़ का काफ़ी सारे लोग डुप्लीकेट बनाते हैं और लोग उस डुप्लीकेट सिंबल को यूज़ करके अपने डुप्लीकेट माल को बेच देते हैं। तो लोगो अपने आप में एक चीज़ बहता है, लोगो डिफाइंस समथिंग लाइक दैट कि ये क्वालिटी मार्क है। तो वो क्वालिटी मार्क हो गया, तो स्पेसिफिक लोगो होते हैं उनको भी हमें ट्रेडमार्क कवर करना पड़ता है, राइट, ताकि लोग अगर उसका यूज़ करें, राइट, तो वो अगर डुप्लीकेट है तो पकड़ा जाए, अगर वो कहीं सेम टू सेम करे लीगल एक्शंस भी उसके सामने आ सकते हैं। तो कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने इस लोगों को भी ट्रेडमार्क करवाती हैं। ऐसे ही डोमेन नेम के डिस्प्यूट्स पहले होते थे, अभी तो नहीं है। डोमेन नेम के डिस्प्यूट का मतलब किसी ने नाम ले लिया, सपोज़ फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी प्लान किया है, राइट, कि सपोज़ मुझे एक नाम खोलना है, XYZ कंपनी है, तो मुझे वेबसाइट चाहिए xyz.com, राइट। तो अगर किसी मेरे राइवल वाले को पता चल जाए कि मैं इस नाम को ख़रीदने का प्लान कर रहा हूँ, तो मुझसे पहले जाके वो डोमेन ख़रीद लेगा, राइट। अब कंपनी मैं ओपन कर रहा हूँ और वो XYZ क्यों ले रहा है, उसके पर्पस ही क्या है लेने का, राइट। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये डोमेन नेम के डिस्प्यूट्स होते हैं। तो डोमेन नेम क्या होता था, पहले काफ़ी इशू रहता था, अभी तो काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, .com, .co, .in, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं डॉट के बाद में, राइट। लेकिन पहले सिर्फ .com ही होता था, इसलिए ये काफ़ी सारे इश्यूज रहते थे। तो ऐसे टर्म्स को हम यहाँ साइबर स्क्वैटिंग भी कहते हैं। अब इनको प्रोटेक्टिंग करने के लिए देखो कुछ यहाँ पे कंसेप्ट्स हैं। स्टेगनोग्राफी एक कंसेप्ट दिया हुआ है। ये स्टेगनोग्राफी क्या है, जनरली देखेंगे तो आपको ये बताया गया है कि हाइडिंग द इंफॉर्मेशन विद इन द अदर इंफॉर्मेशन। जनरली ये क्या है, एक टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट भी छुपाया जा सकता है, इमेज है, इमेज के अंदर इमेज भी छुपाया जा सकता है, राइट। जैसे इमेज बनाया उसके अंदर एक और इमेज है जो जनरली हमें सिंपल आंखों से नहीं दिखता। अगर हम स्पेशली कोई ग्लास लगाएंगे या स्पेशली कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ कलर में डालेंगे तो उसके अंदर छुपा हुआ सिंबल दिखता है, या उसके अंदर छुपा हुआ कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो दिखता है कि हाँ रजिस्टर्ड है, ओरिजिनल है। इस टर्म को कहा जाता है स्टेगनोग्राफी, राइट। इन्फॉर्मेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन को छुपाना, जनरली इसको ये कह सकते हैं। डिजिटल वाटरमार्किंग। डिजिटल वाटरमार्किंग क्या होता है कि जनरली डिजिटल वाटरमार्क होता है, डिजिटल इमेज होती है, राइट। जैसे ऑडियो है, वीडियो है, राइट, तो इसमें कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसके अंदर ऑडियो के अंदर ऑडियो नोट्स होते हैं डिजिटल, वीडियो के अंदर वीडियो हिडन होता है। कई बार जैसे मैंने कहा ना कि कॉपीराइट होते हैं, तो क्या होता है, पायरेसी अगर आप करते हो, राइट, तो अगर आपने थिएटर में आपने ऑब्जर्व किया होगा बीच में कुछ
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कुछ चीज़ें आ जाती हैं, आके स्क्रीन ब्लैक वाइट कुछ ऐसा ब्लिंक होके चेंज होती जाती है। तो वो क्या होता है जनरली, दैट हमको लगता है कि कुछ रील चेंज हुआ, कुछ प्लेस चेंज हुआ, नहीं, एक्चुअली वो बीच में डिजिटल मार्किंग होती है, डिजिटल वाटर मार्किंग होती है। क्या होता है, हम अगर उस चीज़ को अगर कोई कॉपीराइट करते हैं तो कॉपीराइट जिसको अगर हम रिकॉर्ड करते हैं और उसकी पायरेटेड सीडीज़ या डीवीडीज़ बनाते हैं तो उसको भी ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ से कॉपीराइट हुआ है, कैसे कॉपी ये हुआ है, दैट इज़ पॉसिबल। बट अगेन इट्स अ conceptual thing, it's not can be like it can be easily traceable like that is possible, but उसके प्रोसेस करने पड़ते हैं, राइट। वो इनविजिबल होते हैं, आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन हिडन होते हैं, देखे जा सकते हैं। हाँ, वाटर मार्किंग आप फोटोज़ के ऊपर देखा होगा कई बार, क्लियरली फ़ोटोज़ के आगे लिखा होता है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसको आप डाउनलोड करते हो, फ़ोटो डाउनलोड करते हो तो फ़ोटो के बीच में वाटर मार्क होता है पूरा का पूरा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ, पेमेंट ई कॉमर्स में कैसे होता है। तो ई कॉमर्स के अंदर पेमेंट ऑप्शन है। आई होप यू ऑल आर अवेयर कि पेमेंट अभी होता है कार्ड के थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जिसको कहा जाता है, दैट इज़ थ्रू क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का क्या होता है कि कंपनीज, बैंक्स, राइट, क्रेडिट कार्ड कंपनीज जनरली बैंक्स ही होती हैं, राइट। इनको वीज़ा और मास्टर कार्ड के जो दो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जनरली अधिकतर कार्ड्स इनके ही हैं, लेकिन अभी काफ़ी सारी कंपनियां और भी आई हैं। अभी इंडिया ने रुपे निकाला है, रुपे भी एक कंपनी है जो इंडिया का है। ऐसे ही मास्टर कार्ड, वीज़ा और दूसरे हैं अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब चीज़ें जो हैं, राइट, दीज आर फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज़। हमारा इंडिया का है रुपे करके होता है। यहाँ क्रेडिट कार्ड में ऐसा होता है, क्रेडिट कार्ड में आपको आपके बिहाफ पे कंपनी या बैंक पैसा पे करती है मर्चेंट को, राइट। इसके अंदर सारा फायरवॉल सिक्योरिटी इन सब सिस्टम को फॉलो करते ही हैं। आप पेमेंट कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ अपने, मतलब कैश की जगह क्रेडिट यूज़ कर रहे हो, क्रेडिट आपको लिमिट बैंक देती है, उस हिसाब से आप अपना पेमेंट कर रहे हो थर्ड पार्टी को। फिर कुछ दिनों में आपको उनको रीपे करना होता है। नॉट पेइंग ऑन द टाइम दैट मे चार्ज द इंटरेस्ट, राइट। जैसे इसमें लिखा होता है कि आपको पेमेंट टाइम पे देना है, अदरवाइज बैंक्स वगैरह उसमें से ही इनकम जनरेट करती हैं, राइट। अब इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या होता है, कस्टमर क्या ऑनलाइन इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट 4 पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। कस्टमर जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, मर्चेंट जो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है, इशूइंग बैंक जो क्रेडिट कार्ड की गारंटी ले रहा है, एक्वायरिंग बैंक जो फाइनेंशियल उससे पैसे ले रहा है। तो और भी ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन दिए हैं, जैसे पेमेंट के लिए गेटवे प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी लाइक पेपल। ये गेटवे मतलब किस प्लेटफॉर्म पे, किसके थ्रू हम जा रहे हैं। अभी पेपल नहीं है, अभी बहुत सारे बैंक्स ने भी अपने खुद के गेटवे बना लिए हैं, सिक्योर्ड होते हैं, राइट। ICICI का खुद का है, HDFC का खुद का है, काफ़ी बड़ी बड़ी बैंकों ने अपने अपने खुद के गेटवे बना लिए हैं, SBI का खुद का है। तो गेटवे यहाँ पे ये ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो हर क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन में 4 पार्टियाँ जैसे मैंने कहा इन्वॉल्व होती हैं। कस्टमर जिसके पास कार्ड है, मर्चेंट जो कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है, एक बैंक जो इशू कर रही है, दूसरी जो रिसीव कर रही है, ये चारों पार्टियाँ होंगी, और एक गेटवे होता है जिसके ऊपर ये चारों मिलकर ये सारा प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब ये 2 पार्ट्स में देखो, ऑनलाइन पेमेंट क्रेडिट कार्ड एंड डिवाइडेड इन 2 पार्ट, ऑथराइजेशन एंड सेटलमेंट। ऑथराइजेशन का मतलब जब आप ऑथराइज करते हो, राइट, कि आप बोल रहे हो कि हाँ मेरे बिहाफ पे आप इनको पैसा दे दो, और सेटलमेंट मतलब जैसे मैंने कहा कुछ दिनों बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा। सेटलमेंट पीरियड में क्या होता है, जनरली हम लोग गेटवे ये देखते हैं कि हमको पैसा टाइम पे देना होता है, राइट। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे मैंने कहा चार्ज वगैरह लगती है। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ इन्होंने दिए हैं, राइट। सेट करके यहाँ एक एग्जांपल दिया है, देखो, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, राइट, टू मेक द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिक्योर। यहाँ ये सारा आप ये जहाँ शॉर्टकट्स ये दिए हुए हैं, फुल फॉर्म्स वगैरह पढ़ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये कुछ भी पूछे जा सकते हैं, राइट। एडवांटेज क्रेडिट कार्ड के लिए क्या है, इट इज़ फ्लेक्सिबल, वेरी इजी टू कैरी। यहाँ कैश नहीं ले जा सकते, आराम से लेके आराम से ले जाओ और आराम से इसको आप यूज़ कर सकते हो। सिक्योर होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, स्वाइपिंग भी कर सकते हो। अब कस्टमर का जो है कीप रिकॉर्ड ऑफ परचेस, यानी बैंक आपका रिकॉर्ड भी रखती है क्रेडिट कार्ड वाले, राइट। कस्टमर परचेज गुड इवन दे डू नॉट हैव द कैश अवेलेबल इन द बैंक। अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है तो भी इवन आप इसको कार्ड यूज़ करके ख़रीद सकते हो, और 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने में आप उसको सेटल भी कर सकते हो, राइट। अनसूटेबल फॉर वेरी स्मॉल एंड वेरी, ये कहाँ लिमिट है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर एट वेरी स्मॉल अमाउंट, राइट। ड्यू टू सिक्योरिटी इशूज़ दिस कार्ड हैज़ अ लिमिट एंड कैन नॉट बी यूज फॉर एक्सेसिव लिमिट। अगर लिमिट है उससे ज़्यादा यूज़ करोगे, ओवर स्पेंड करोगे, तो जनरली क्या होगा कि आपके कार्ड के इश्यूज हो जाते हैं, आपके कार्ड पे चार्जेस लग सकते हैं। प्रॉब्लम्स अराइज इन केस लॉस्ट, जब कार्ड लॉस्ट हो जाता है, गुम हो जाता है, तब इशू होते हैं।
क्रेडिट कार्ड के बाद दूसरा ऑप्शन है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड इज सेम थिंग लाइक क्रेडिट कार्ड, दिखने में दोनों सेम होते हैं, लेकिन इस डेबिट कार्ड में क्या होता है कि एक डेबिट कार्ड में पहले ही आपके बैंक में पैसा होता है, राइट, वो आपके बैंक के अकाउंट से डायरेक्टली कटता है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं। अगर आपके बैंक में बैलेंस है, राइट, तो ही आपके बैंक से पैसा निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। एक और है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड कहाँ यूज़ होते हैं? स्मार्ट कार्ड जनरली बड़ी बड़ी स्टोर्स में यूज़ होते हैं, जैसे रिलायंस का आपने कार्ड सुना होगा, राइट, जैसे अगर आपने पेट्रोल HP पेट्रोल कार्ड सुना होगा। ये कार्ड में एक्स्ट्रा चिप होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है, राइट, जिसमें देख सकते हो इट कैन स्टोर 100 टाइम मोर इन्फॉर्मेशन देन अ नॉर्मल कार्ड्स। दे आर मच सेफर देन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, क्योंकि ये जो स्मार्ट कार्ड जो होते हैं इनक्रिप्टेड होते हैं, वो एक पर्टिकुलर प्राइवेट नेटवर्क पे चलते हैं, राइट, और साथ में इनक्रिप्टेड भी होते हैं। तो सपोज एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि आपके पास पेट्रोल कार्ड है, तो किसी कंपनी, फॉर एग्जांपल HP पेट्रोल कंपनी का आपका पेट्रोल कार्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप में से कई सारे बच्चे अपनी गाड़ियाँ चलाते हो, तो उस गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए आप अपने पेरेंट्स से पैसे लेते हो सकता है कई बार ऐसे कुछ बच्चे भी हों जिनको पेरेंट्स देते भाई लो 500 रुपये लो और पेट्रोल भरवा दो, तो बच्चे भी ऐसे स्मार्टनेस दिखाते होंगे, चलो हमारा पेट्रोल तो 350 में गाड़ी फुल हो गई, तो बोल देंगे 500 का पेट्रोल भरा दिया, तो 150 रुपये का काबली, बराबर ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये लोग कई बच्चे भी करते होंगे, हो सकता है कुछ करते हो कुछ ना भी करते हो। तो इसकी जगह स्मार्ट पेरेंट क्या करेंगे? स्मार्ट पेरेंट ये करेंगे, उनको बोलेंगे ये लो पेट्रोल कार्ड रखो, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, इस पेट्रोल पंप पे जाना, ये कार्ड दे देना, अपने आप इसमें से पैसे कट जाएंगे। तो पैसे कैसे कटेंगे? उस कार्ड में पेरेंट ने क्या 1000 रुपये जमा करा दिए, अब आप जितना आप उसमें पेट्रोल भरवाओगे उसमें ट्रांजैक्शन होंगे और ऑटोमेटिकली उसमें से पैसे कटेंगे, और उस पर ऊपर इवन कंपनीज जो है रिवार्ड पॉइंट्स भी देती हैं, राइट। तो इस तरह से स्मार्ट कार्ड्स होते हैं जिसमें हम एडवांस में थोड़ा पैसा रख सकते हैं और कहीं हमें चाहिए तो उस पैसे का यूज़ भी कर सकते हैं, तो सिर्फ लिमिटेड पर्पज़ के लिए। ऐसा नहीं कि उसको आपने पेट्रोल कार्ड को क्रेडिट कार्ड की तरह यूज़ कर दिया ना, वो लिमिटेड आउटलेट्स पे ही काम करेंगे, उन्हीं के ऑथराइज्ड आउटलेट्स पे ही काम करेंगे, राइट। दीज आर, देखो आप, स्मार्ट कार्ड्स आर पॉपुलर इन कंट्रीज लाइक US, यूरोप, जापान एंड सम पार्ट्स ऑफ एशिया, जहाँ पे ये कार्ड्स यूज़ होते हैं। अधिकतर हमारे अभी इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडिया में स्टार्ट हो चुका है। चार्ज कार्ड होते हैं। चार्ज कार्ड क्या होते हैं? ये कार्ड होते हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड ही जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं होती है, राइट। ये क्रेडिट कार्ड ही होता है कंपनी, इसमें कोई लिमिट नहीं होती, कितना भी खर्चा करो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। देखो, चार्ज कार्ड इज नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ पेमेंट मैकेनिज्म वेयर द कस्टमर कैन पे थ्रू द कार्ड टू द वेंडर एज कम्पेयर टू क्रेडिट कार्ड दैट हैज़ अ लिमिट, बट द चार्ज कार्ड डज नॉट हैव एनी स्पेंडिंग लिमिट, लेकिन वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होता है, राइट। दैट इज फॉर अवेलेबल फॉर द लिमिटेड पर्सनस। देन यू हैव अ नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग आई होप यू आर अवेयर के लॉगिन करके ID पासवर्ड डाल के आप पेमेंट कर सकते हो कस्टमर को। तो नेट बैंकिंग में आपको मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं लूँगा। EFT या NEFT, राइट। EFT का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, राइट, ये भी एक तरीका है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल थ्रू नेट बैंकिंग। नाउ द अनदर पेमेंट वे इज़ ई-वॉलेट। ई-वॉलेट यानी कि जैसे अगर अभी आप पता होगा पेटीएम, अमेजन पे, राइट, पेटीएम में आपका वॉलेट है, वॉलेट के थ्रू पेमेंट करना, दैट इज़ कॉल्ड ई-वॉलेट, जिसमें आप पैसा रख सकते हो, राइट, उसमें इवन वहाँ से भी कर सकते हो। और इवन ई-वॉलेट एक और टर्म भी है, ई-वॉलेट एक और है जिसमें ये होता है कि क्रेडिट कार्ड, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स, तो अगर कंपनी आप जब अपने पेमेंट करते हो ऑनलाइन, तो किसी सपोज फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे आप अपना पेमेंट करते हो, रेगुलर बेसिस पे पेमेंट करते हो और कार्ड यूज़ करते हो, तो आपको बार बार अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं डालना पड़े, राइट। तो क्या करते हो, वहाँ अपने कार्ड को सेव कर सकते हो, अपने कार्ड की डिटेल को सेव कर दिया, एड्रेस को सेव कर दिया, राइट, अपनी प्रायोरिटीज़ जो भी इंपॉर्टेंट है उसको पहले से ही सेव कर दिया, तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ता है। तो उस टर्म को भी कहा जाता है ई-वॉलेट, राइट। वहाँ पे मैंने अपने सारे, जैसे वॉलेट में पैसे रखते हैं, तो वैसे ही आपने फ्लिपकार्ट में ई-वॉलेट बनाया, उसमें कुछ पैसे रखे हैं। अच्छा, विजिटिंग कार्ड रखते हैं तो उसमें आपने क्या रखा है, एड्रेसेस रखी है। तो इस तरह से अमेजन का एग्जांपल देख लो, अमेजन में आप कई लोगों के अमेजन पे बैलेंस होता है, पहले से ही पैसा पड़ा होता है, तो बार बार उसको पैसे देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अमेजन पे से कट जाता है। वहाँ पे आप देखोगे तो एड्रेस पहले से ही स्टोर है, तो एड्रेस सीधा आ जाता है। तो ई-वॉलेट में ही एड्रेस है, ई-वॉलेट में ही पैसा पड़ा है, आपने सीधा पेमेंट कर दिया, ई-वॉलेट से पे किया, तुरंत पेमेंट ऑर्डर फास्ट हो जाता है। दैट इज called the e-wallet. Now as I say, rupee is another term for full form. Rupee is rupee and payment, राइट। ये कार्ड है, एक न्यू कार्ड पेमेंट मैकेनिज्म है, ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने डेवलप किया है। इट इज़ सेम एज लाइक वीज़ा कार्ड एंड मास्टर कार्ड, राइट, उसका ऑल्टरनेट है। यहाँ क्या होता है, ये इंडिया के थ्रू बना हुआ है, राइट। तो ये इंडिया के अंदर ही सारा प्रोसेस होता है। क्या होता है, कई बार हम जब वीज़ा वगैरह या इनसे काम करते हैं तो ये लोग फ्री में काम नहीं करते, ये कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज लेते हैं, तो इनडायरेक्टली यू आर पेइंग
टू द आउटसाइड इंडियन कंपनी। यहाँ पे एक इंडियन कंपनी ने डेवलप किया रुपए, तो इसका कॉस्ट भी कम होता है और पूरा का पूरा इंडियन रुपी में पैसा होता है। दैट इज़ अ न्यू डेवलपमेंट डेवलप बाय द इंडिया, राइट, रुपए। तो आई होप यू गॉट दिस थिंग, पेमेंट मैकेनिज्म। और यहाँ हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो रहा है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि एम कॉमर्स क्या है, बाइंग और सेलिंग के लिए यूज़ होता है, राइट। ये पर्सनल डिजिटल फ़ोन पे और स्मार्टफोन पे, टैबलेट पीसी पे, पाम टॉप पे इसका यूज़ हो जाता है। इसकी लिमिटेशन भी हमने समझी, इसकी लिमिटेशन है स्क्रीन साइज़ वगैरह जो था, राइट। इनके एप्लीकेशन अभी काफ़ी फेमस हो चुके हैं। एल कॉमर्स भी हमने समझा कि एल कॉमर्स क्या है, राइट। लोकेशन कॉमर्स, यहाँ पे सर्विस अवेलेबल मिलती है लोकेशन रिलेटेड, राइट। इसके बाद में हमने ये समझा कि सिक्योरिटी इश्यूज एंड थ्रेट्स क्या हैं, उसके रिलेटेड मेजर्स क्या हैं, राइट। लीगल इश्यूज़ क्या हैं और वेरियस पेमेंट के ऑप्शन क्या होते हैं, राइट, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, रुपए, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट्स। तो इस चैप्टर में मैंने कोशिश की आपको सब बताने की, सब समझाने की। आई होप यू गॉट इट। अगर आप समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप इसको फिर से देखें, चैप्टर को फिर से सुने, राइट, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मैंने जो इसके MCQ के आंसर्स हैं वो भी हाईलाइट करके यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देख के आप उसको अपने आप में अपनी बुक में हाईलाइट करिए, राइट। सो आई होप दिस चैप्टर मेक्स यू क्लियर द थिंग्स, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। Till then, take very good care of yourself. Stay safe.